इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बताएं, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की शिकायत पर अमेरिका की अदालत ने भारत सरकार, एनएसए, अजीत डोभाल और खुफिया विभाग के बड़े अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। ये समन पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में जारी किया गया है। बड़ी खबर यह है कि इस समन पर भारत की सरकार ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड नहीं बदलेगा। पन्नू का संगठन गैर कानूनी है और आतंकी गतिविधियों में शामिल है। तो पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, उससे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं और इसके मायने क्या है। मेरे सहयोगी जगविंदर सिंह पटियाल जुड़ चुके हैं। जगविंदर, ये बड़ी जानकारी, देखिए पीएम मोदी का दौरा होने वाला है, उससे पहले भारत सरकार को ये नोटिस, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत ने बैन किया हुआ है। ये पंजाब का रहने वाला है, चंडीगढ़ में इसकी संपत्तियां थी। इसे टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद भारत सरकार ने और राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने इसकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली थी और ये भारत के लिए एक मोस्ट वांटेड अपराधी है। साथ ही ये भारत के खिलाफ या भारत के अंदर जितनी भी साजिशें हैं, चाहे वो खालिस्तान के पोस्टर लगवाना हो, चाहे खालिस्तान लिखवाना हो या फिर खालिस्तान के झंडे लगाना हो, इस तरह की तमाम साजिशें अमेरिका या कनाडा में बैठकर रचता रहता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त गुरपतवंत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क के साउथ फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये सिविल सूट फाइल किया है जिसमें भारत सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को जो है इन्होंने उसमें पार्टी बनाया है और समन जारी हुए हैं। समन जारी करने के बाद कोर्ट ने समन मिलने के 21 दिन के बाद जो है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है। ये यहाँ का डेवलपमेंट है न्यूयॉर्क का, जो आज हमने तस्दीक की यहाँ न्यूयॉर्क में। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को पिछले साल 30 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था यूरोप की चेक रिपब्लिक पुलिस की तरफ से और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने ये कहा था कि पन्नू को मारने की साजिश रची गई है और इस साजिश के लिए निखिल गुप्ता को, जो कि भारतीय नागरिक है, उसको ये काम सौंपा गया था, उसको पैसा दिया गया है। निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी साल 14 जून 2024 को उसको एक्स्ट्राडाइट करवाया गया है अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों ने उसके खिलाफ केस बनाया है। तब से पन्नू भारत सरकार पर ये इल्जाम लगा रहा है कि भारत सरकार के खुफिया एजेंसियों के कई अधिकारियों ने जो है उसको पैसा दिया था और वो उसको मारने की साजिश रच रहा था। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में अभी तक कहीं भी भारतीय अधिकारियों को या किसी भी भारत सरकार के आदमी को इसमें दोषी नहीं बनाया गया है। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि ये यहाँ पर वकालत करता है, बैरिस्टर है और पहले भी ये कोई इसकी पहली कार्रवाई नहीं है। सोनिया गांधी से लेकर ना जाने किन किन पंजाब के पॉलिटिशियंस को भी ये इसी तरह के नोटिस पहले भिजवा चुका है, लेकिन उन केसों में कुछ नहीं हुआ। और अमरिंदर सिंह एक बार अमेरिका आए थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो उनका जबरदस्त विरोध करवाया गया था। यहाँ पर भी कैलिफोर्निया में इस तरह की हरकत हुई थी। लेकिन अब जो ये नोटिस के ऊपर जो समन भेजा गया है उसमें भारत सरकार का पक्ष आने के बाद भारत सरकार इसमें जवाब देगी और जब एक तरफ न्यूयॉर्क पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अपनी वकालत का जो है वो नाजायज फायदा उठाकर इस तरह से किसी भी भारत सरकार या भारत सरकार के अधिकारी को नोटिस भेज देना, इस तरह की चालें पन्नू अक्सर चलता है और खुलकर सोशल मीडिया के जरिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देता रहता है। मगर इसमें अब भारत सरकार का जो रुख है सामने, उसे देखकर लगता यही है कि भारत सरकार अपने काउंसुलेट जनरल की तरफ से रिप्लाई फाइल करेगा और उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये मामला जैसे न्यूयॉर्क पुलिस जांच कर रही है उसके साथ साथ सिविल कोर्ट में पैरेलल नहीं चल सकेगा। जी, शुक्रिया आपका जगविंदर सिंह पटियाल इस अहम जानकारी के लिए। तो इस पर अब भारत सरकार का रुख क्या होगा, आने वाले टाइम में रिएक्शन किस तरीके से आएंगे, उस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, जहां के दावणगेरे में हालात इस वक्त तनावपूर्ण है और तनाव उस वक्त फैला जब गणेश विसर्जन जुलूस निकल रहा था और दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। हालात वहां से बिगड़ने लगे। पुलिस इस वक्त हरकत में है और पूरे मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर कर्नाटक के दावणगेरे से है, जहां पर गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद वहां पर बवाल हो गया। तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे की हैं, जहां गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस की सुरक्षा में जुलूस जैसे ही चामरापेट सर्कल के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक कुछ लोग ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करने लगे। जुलूस पर पथराव होते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया।
मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों समुदाय के लोग आक्रामक हो गए। मोर्चे पर डटे पुलिस वालों ने भी सख्ती बरती और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत करवा दिया, जिसके बाद जुलूस को आगे निकाला गया। दावा है कि हर साल इसी रास्ते से गणेश विसर्जन का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकलता था, लेकिन इस बार कुछ शरारती लोगों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है, इस बीच वहां पर हिंसा का दौर लगातार जारी। इस बार नंदुरबार में बवाल हुआ है, जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। अभी फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, हर तरफ पत्थर बिखरे पड़े हैं जो दहशत और हिंसा की गवाही दे रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार की हैं, जहां दो समुदाय में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया कि इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी भी की। दरअसल नंदुरबार में मारवाड़ी इलाके में ईद का जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। इस वारदात के दौरान पुलिस कर्मियों समेत कई लोग भी घायल हो गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ईद मिलादुन नबी की जो जुलूस जा रही थी, उसके जुलूस के दरमियान दो समाजों के बीच में पत्थर फेंके गए। उसकी वजह से शहर का जो शांति है और तनाव वातावरण निर्माण हो गया और कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो गया था। तैनात पुलिस ने तुरंत उसमें दखल ली और सारे जो भी इस तरीके का जो भी इंसिडेंट हो रहे थे उन पे तुरंत एक्शन लिया। नक्सली कनेक्शन को लेकर बिहार में एनआईए ने छापेमारी की है। जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में मनोरमा देवी के घर से 4 करोड़ रुपए बरामद हो गए। ये तस्वीर बिहार के गया से आई है, जहां कल सुबह 5 बजे जेडीयू की पूर्व एमएलसी की आलीशान इमारत को सुरक्षा बल के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया और एनआईए की टीम नक्सलियों से जुड़े सबूत जुटाने लगी। 17 घंटे की चली छापेमारी के दौरान एनआईए ने जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर से 4 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद किए। कैश को गिनने के लिए 2 मशीनें काम पर लगाई गई। बताया गया कि एनआईए ने बिहार के कैमूर और गया के 5 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन पर नकेल कसना था। इसी दौरान 10 अवैध हथियार भी जब्त किए गए। इसके अलावा आपत्तिजनक डिजिटल डिवाइस और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। इस पूरे मामले पर पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी ने सफाई भी दी है। जो भी पैसा है सब मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है और जो लेबर वर्क देने के लिए साइट पर जो ठेकेदारी में होता है उसके लिए रखे हुए थे। सारा कहाँ आपका बिजनेस चलता है, कहाँ क्या है, तो सब चीज का बस वही बाकी उनको पूरा कोऑपरेशन किए। पश्चिम बंगाल के लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में 41 दिन से जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही थी, उसमें अब जूनियर डॉक्टर्स ने कल से इमरजेंसी सेवाओं के लिए काम करने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हड़ताली डॉक्टरों ने आंशिक रूप से आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। तो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। इसमें हम क्लियरली कहना चाहते हैं कि ओपीडी सर्विसेज और ओटी सर्विसेज, जो इलेक्टिव ओटी सर्विसेज, कोल्ड ओटी सर्विसेज है, वो अभी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो फिर से आंदोलन तेज कर देंगे। लेकिन हम जब अपने कॉलेज को वापस जाएंगे तो हमारी नज़र प्रशासन पर जरूर रहेगी कि वो इन चीज़ों पर किस तरह से एक्शन लेती है। अगर इन चीज़ों में कोई भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो हम ज़रूर वापस और भी कठोर तरीके से और भी पक्के तरीके से हम वापस सीज वर्क को लेकर आएंगे। 19 सितंबर को तेजी से बंद हुए भारतीय शेयर बाजार। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती से सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। कई निवेशकों के करीब 2 लाख करोड़ रुपए डूबे। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 19% की गिरावट। ये जनवरी 2022 के बाद कंपनी के शेयरों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है।
शराब बनाने वाली कंपनी पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया। इस शेयर ने 6 महीने में 150% से ज्यादा रिटर्न दिया। त्योहारी सीजन में बढ़ सकता है सोने चांदी का कारोबार। एक रिपोर्ट में दावा, भारत में नवंबर से मिड दिसंबर तक 25 लाख शादियों पर 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी इरेडा में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी चल रही है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी को मंजूरी दे दी है। साल का सबसे बड़ा आईपीओ लाने का तैयारी में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लाएगी 10,000 करोड़ का इश्यू। 2030-31 तक भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी। 6.7% की दर से बढ़ेगी इकॉनमी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर अब व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से एक बार में 1 लाख तक निकाल सकते हैं। अभी तक ये सीमा 50,000 रुपए की थी। और इस वक्त की बड़ी और बेभत्स घटना का रुख करते हैं। यूपी के संभल में रेप पीड़ित छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित के भाई ने दावा किया कि वो अपनी मां और बहन को लेकर जा रहा था, तभी 2 बदमाशों ने रेप पीड़िता को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक आरोपी 20 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है। छात्रा से 23 फरवरी 2024 को गाजियाबाद से अगवा करके रेप किया गया था। तो बड़ी घटना हुई है यूपी के संभल में, जहां पर रेप पीड़िता जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ये बड़ी खबर है। मां और भाई के साथ पीड़िता जा रही थी और मृतका के भाई का कहना है कि एक आरोपी 20 दिन पहले जेल से छूटकर आया था। गाजियाबाद से अगवा करके उस लड़की का रेप हुआ था। अब उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना कैलादेवी क्षेत्रांतर्गत ग्राम बमोरी पट्टी निवासी श्री नीरज सना प्रीतम यादव द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि वह और उनकी बहन अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल से रात्रि में गांव की ओर आ रहे थे। इस दौरान 2 लोगों द्वारा उनकी बहन पर हमला किया गया, जिनसे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है एवं दोनों नामितों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही प्रकरण में साक्ष्य के क्रम में गिरफ्तारी करते हुए कठोर विधिक कार्य सूचित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, भारत में आईफोन 16 सीरीज की बिक्री शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी, आईफोन 16 खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगनी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर, आईफोन 16 सीरीज की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है और साथ ही खरीदारों की बड़ी संख्या भी दुकानों में दिखाई दे रही है। एप्पल स्टोर के बाहर बड़ी संख्या में लोग आईफोन 16 लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए आप, मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई, एप्पल स्टोर के बाहर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की लाइनें आप देखिए। आईफोन 16 की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ही अब अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आने भी शुरू हो गई हैं। भारत में आईफोन 16 सीरीज की बिक्री शुरू और इसी के साथ ही लंबी लंबी कतारें लगनी भी शुरू हो गई हैं। ये मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अल्पेश करकरे हमारे साथ जुड़ गए। अल्पेश, आईफोन 16 को लेकर जो दीवानगी है वही तस्वीरें दिखा रही हैं। स्टोर कब खुलेगा और कब से ये लाइनें लगी हुई हैं? स्टोर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। इस वक्त हम बीकेसी के एप्पल स्टोर के पास है। हम देख सकते हैं कि एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर नज़र दिखाई दे रहे हैं। बड़े समय से आईफोन 16 सीरीज़ की राह ये सब आईफोन लवर्स देख रहे थे। आज आईफोन 16 सीरीज़ के जो मॉडल्स है वो बाज़ार में आज बिक्री के लिए आ रहे हैं और वही खरीदी करने के लिए हम देख सकते हैं बीकेसी के एप्पल स्टोर के बाहर बड़ी मात्रा में राज्य से और आसपास के जो राज्य है वहाँ से आईफोन लवर यहाँ पर आईफोन खरीदी बिक्री करने के लिए और परचेस करने के लिए यहाँ पर नज़र दिखाई दे रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बीकेसी के एप्पल स्टोर है, इसमें आज आईफोन 16 सीरीज़ के 4 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि कल से बड़ी मात्रा में इस प्रकार से आईफोन लवर्स या आईफोन परचेज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
कुछ आईफोन लवर्स आईफोन परचेस करने के लिए आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हो और आप आईफोन लेने आए हो क्या? कहाँ से आए हो? बॉम्बे से। आईफोन 16 सीरीज की कब से आप राह देख रहे थे? तो 4 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। और लाइन में कब से खड़े थे? हार्डली 15 मिनट्स। तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन में खड़े थे अभी आईफोन परचेस करने के लिए। इस वक्त जो बीकेसी का एप्पल स्टोर है वहाँ पर आए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स हो या जो वयोवृद्ध है, वो भी यहाँ पर आईफोन परचेस करने के लिए यहाँ पर आए। बिक्री शुरू होते ही दुकानों के बाहर ये मारामारी, एप्पल स्टोर के बाहर ये मारामारी भी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका लोगों से बातचीत के लिए भी और तस्वीरों के लिए भी।